तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि हम उस एक्सपेरिमेंट की बात करने वाले हैं जिसमें पता लगाया हमने E/m रेशियो कितना होगा। तो E/m इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज बाई मास रेशियो को एक्सपेरिमेंटली वैल्यू इसकी पता लगाई जे थॉमसन ने। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है और इस एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है वो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे डिस्चार्ज ट्यूब होती थी वैसे ही हमारे पास एक ये ट्यूब है और इस ट्यूब को हम कैथोड रे ट्यूब बोलेंगे। और ये जो ट्यूब है इस ट्यूब में यहाँ स्क्रीन है और इस स्क्रीन में 3 पॉइंट हैं A, B और C। यहाँ से कैथोड रेज यहाँ से जनरेट हो रही हैं और यहाँ होल है, तो इस होल की वजह से ये जो रेज है ये आगे तक जा रही हैं। हमने क्या किया है, इन कैथोड रेज के पाथ में, ये जो इनका पाथ है इस पाथ में हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सेट कर रखा है। तो ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है वहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है। यहाँ पे N है, NCERT में इसी तरह से दिया है, लेकिन यहाँ पे S करना है और यहाँ S है तो यहाँ N करना है। यानी कि ये हो जाएगा साउथ पोल और ये हो जाएगा नॉर्थ पोल। तो इस तरीके से ये हो गया साउथ पोल, नॉर्थ पोल, और इधर पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इस तरीके से है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। और जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका जो डायरेक्शन है, प्रोपगेशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, ये भी परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अब यहाँ पे 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इस तरीके से सेटअप बनाते हैं तो अगर हम इस सेटअप में मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं तब जो कैथोड रेज है, कैथोड रेज यानी कि स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन के स्ट्रीम यहाँ पास है, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम है और इस इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है तो ये माइनस चार्ज किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन बीम इस तरीके से चली जाएगी तो किस पॉइंट पे जाके टकराएगी, A पे। तो हमें पता चला कि ये जो सेटअप है इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया जाए तब जो कैथोड रेज हैं वो स्क्रीन में किस पॉइंट पे जाके डिफ्लेक्ट होती हैं, A पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दे, केवल मैग्नेटिक फील्ड रखें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दे और केवल मैग्नेटिक फील्ड रखें तब जो इसका डायरेक्शन होता है तब यहां पे जाके C पॉइंट पे जाके कैथोड रेज टकराती हैं। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही हटा दें तब ये स्ट्रेट लाइन में सीधा B पे जाके टक्कर होगी यहां पास। और अगर हम ऐसा कर दें, दोनों को ही अप्लाई कर दें, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैथोड रेज कहां जाना चाहेंगी, A पॉइंट पे, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कहां जाना चाहेंगी, C पॉइंट पे। अगर हमने दोनों ही फील्ड को, दोनों ही फोर्स को बैलेंस कर दिया तो ऐसा हो जाएगा जो कैथोड रेज हैं वो दोनों ही फील्ड की प्रेजेंस में किस पॉइंट पे जाके टक्कर मारेंगी, B पे। तो अब ये जो सेटअप हम सारा कर रहे हैं ये कर क्यों रहे हैं, तो इसका रीजन ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम पता कर लें कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। हम ये डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं।
तो हम लोग क्या किया करते हैं साइंस में, हम इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन बनाने के बाद हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता करने के लिए कोई हमारे पास डायरेक्ट कोई ऐसा मशीन नहीं है, डायरेक्ट ऐसा हमारे पास मेथड नहीं है कि सीधा ई की वैल्यू आ जाए। और मास फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है, लेकिन हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट से हम ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जिस इक्वेशन में E/m की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, हम एक बार इसका ये जो डायग्राम है इसको भी आप देखिए। ये तो एक्चुअल जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होगा। ये ग्रीन कलर का आप देख सकते हैं कलर, ये कैथोड रेस के लिए है। यहाँ पे ये कैथोड है और ये एनोड है, और ये यहाँ से कैथोड रेस निकल रही हैं, और ये पॉइंट ए है, ये बी और ये सी। इधर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस तरह ये मैग्नेट लगा हुआ है, ये मैग्नेट के लिए। तो ये सेटअप है। अब जब कैथोड रेज इधर सी पॉइंट पे जा रही है तो ये जो पाथ बनता है, ये जो पाथ बनता है, ये एक सर्कल का एक पार्ट जैसा बन रहा है। यानी कि अगर हम इसको कंप्लीट बनाएं तो ये कुछ इस तरीके का सर्कल बनेगा, ये कुछ इस तरीके का सर्कल बनेगा, ठीक। और इस पाथ में है कौन इस जगह पे? इलेक्ट्रॉन्स है। यानी कि हम एक ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि भाई ये जो पाथ है, इस पाथ में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पेंसिल का मेरा चार्जिंग ही बहुत कम है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो पाथ बन रहा है, इस पाथ में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो भाई हमें पता है कि जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में होता है तो उस पर दो फोर्स काम करते हैं। एक फोर्स होता है, एक फोर्स होता है सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल, और एक होता है सेंटर की बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल। तो भाई अच्छा खासा ये जो कैथोड रेज हैं कहाँ जा रही थी? बी पे, अच्छा खासा इस तरीके से जा रही थी। किस फोर्स की वजह से इनमें इस तरफ सी पॉइंट की तरफ डिफ्लेक्शन हुआ? तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो यानी कि ये जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है, ये फोर्स कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स है। तो क्या पता चला कि ये जो सर्कुलर पाथ बन रहा है, इस सर्कुलर पाथ में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन सा है? वो है मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है भाई। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो कितना होता है? उसकी वैल्यू ये होती है mv²/r। जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होगा, उसकी वैल्यू आपको 12th क्लास में पता चलेगी। अभी आपके फिजिक्स के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप ऐसे जान लीजिए कि इस तरीके से होती है QVB। Q यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है जो रिवॉल्व कर रहा है, V उसकी स्पीड है और B मैग्नेटिक फील्ड है। हम कह रहे हैं कि अगर किसी भी, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है, ये पार्टिकल मान लीजिए, तो हमें अगर पता करना है कि यार इस पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड, तो यानी QVB। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो 11th क्लास की फिजिक्स में ही आपको पता चल जाएगा कि किसी भी पार्टिकल के लिए सर्कुलर पाथ में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसकी वैल्यू होती है mv²/r। यानी कि उस पार्टिकल का मास, उस पार्टिकल की वेलोसिटी और उस पार्टिकल का, उस सर्कल का रेडियस, यानी कि ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये सबके लिए फिक्स होता है। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अगर इस इक्वेशन में वेलोसिटी को कैंसिल कर दें तब हमारे पास जो नई इक्वेशन बनती है वो इस तरह से बनती है। तो ये इक्वेशन क्या बन रही है? देखिए, हमने इस Q और इस M, ये दोनों चीज तो हमें पता नहीं है, डायरेक्ट तो इसको मेजर कर नहीं सकते, तो इनको एक तरफ ले आते हैं। तो ये एक तरफ आ गए और दूसरी तरफ क्या बचा? V वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस। अब इसमें ध्यान समझिए, इसमें हम रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन स्पीड कितनी है इसको कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो हम स्पीड, इस V की जगह पे भी कोई दूसरी वैल्यूज
हम अगर ला सकें तो इसमें लाने की हम कोशिश करते हैं। तो दूसरी वैल्यू हम कौन सी ला रहे हैं, दूसरी वैल्यू हम ला रहे हैं कि भाई हमें ये पता है, हमने ऊपर एक्सपेरिमेंट में क्या किया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों को इक्वेट किया है, दोनों को हमने इक्वल किया है। जब दोनों को इक्वल किया है तभी तो बी पॉइंट पे जाके टक्कर हुई है। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को हमने इक्वल किया तब जाकर के बी पॉइंट पे टक्कर हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए फोर्स की वैल्यू तो मैंने बता ही दी आपको, क्यू वी बी होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये भी आपको 12th क्लास में पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है भाई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कोई पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, और ये इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा वो होता है इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और उस जो चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो वैल्यू है वो। तो अब यहां पे Q और Q ये कैंसिल हो गए, तो इस B को इधर ला दे तो वेलोसिटी कितनी आ गई, E/B, ये आ गई भाई वैल्यू। अब ये जो वैल्यू आई है क्योंकि हमने आपको बताया कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन वेलोसिटी पता करने का इंस्ट्रूमेंट नहीं था। तो हमने क्या किया, और कुछ इधर उधर थोड़ा गणित गुणा किया तो ये वाली वैल्यू आ गई, और इस वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। जब ऐसा कर देंगे तो हमारे पास फाइनली ये एक इक्वेशन बन गई। हमें ना E की वैल्यू पता है ना M की वैल्यू पता है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी पता है और इसकी पता है। ये तीन वैल्यूज हमको पता है, तो हम इनका जो पूरा कैलकुलेशन आएगा वो किसके इक्वल होगा, इस रेशियो के इक्वल होगा। ध्यान रहे हमें अभी भी नहीं पता चला कि E की वैल्यू कितनी है, चार्ज कितना है ये नहीं पता चला, मास कितना है ये नहीं पता चला, हमें केवल रेशियो पता चला है। तो जिस एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये जो थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया है जिसका थ्योरेटिकल डायग्राम ये वाला है, इस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन था वो क्या था, वो था केवल ये वाला रेशियो पता करना, चार्ज बाई मास रेशियो, चार्ज बाई मास रेशियो। अब इसमें थोड़ा सा थ्योरी में कुछ बातें हैं, देख लीजिए। तो थॉमसन ने भाई बताया, यहां से ये तो हमने देख लिया स्टार्टिंग वाली बात कि भाई British physicist Thomson measured the ratio of electrical charge to the mass of electron by using cathode ray tube, ये cathode ray tube है, ठीक है, and apply electrical and magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of electron। यानी कि तीनों ही चीजें, जो path of electron है वो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, ये तीनों ही क्या है, परपेंडिकुलर हैं। फिर इसके बाद थॉमसन आर्ग्यूड दैट द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पाथ, पार्टिकल्स का मतलब यहाँ किससे है, इलेक्ट्रॉन से है, फ्रॉम देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो थॉमसन कह रहे हैं कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन सीधी लाइन में जा रहे थे, इनमें क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, या तो ये ऊपर चले जाते हैं या तो ये नीचे आ जाते हैं। तो ये जो डेविएशन हो रहा है कितना होगा, ये इस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, तीन यहाँ पे फैक्टर हैं। एक फैक्टर तो क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड, कि भाई चार्ज की अगर वैल्यू ही ज्यादा हो, अगर चार्ज की वैल्यू ही ज्यादा हो तो डेविएशन ज्यादा होगा। फिर अगर मास ज्यादा हो, अगर मास ज्यादा हो तो डेविएशन कम होगा, और अगर मास कम हुआ, हल्का पार्टिकल है तो जल्द ज्यादा डेविएट कर जाएगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। और इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कर दे तो भी जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो एक तो थॉमसन ने जो ऑब्जर्व किया वो यहां पे लिख दिया उन्होंने। फिर यहां पे क्या कह रहे हैं, when only electric field is applied the electron deviate from their path and hit the cathode ray tube at point A। तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कहां जाकर टकराता है, ऊपर जाकर टक्कर हो जाती है, ए पे। फिर कह रहे हैं and when only magnetic field is applied the electron strikes the cathode ray tube at point C। और अगर केवल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कहां पे जाकर टक्कर होगी, सी पे हो जाएगी। फिर क्या करें, बाई केयरफुली बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ
इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग बैक द इलेक्ट्रॉन टू द पाथ फॉलोड एज इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एंड दे हिट एट द स्क्रीन एट पॉइंट बी। कह रहा है कि अगर तुम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बहुत केयरफुली बैलेंस कर सको, अगर तुम ऐसा कर दोगे तो ये कहां आके हिट करेगा, ये बी पे जाके हिट करेगा। और बी कौन सी जगह है, बी वही जगह है जहां पे कैथोड रेज जाकर के स्ट्राइक कर रही थी। कब, जबकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तब, यानी नॉर्मल कंडीशन वाला। तो बी क्या है, नॉर्मल कंडीशन वाली, नॉर्मल कंडीशन वाला स्ट्राइकिंग है। ए क्या है, जब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड हो। और सी क्या है, जब मैग्नेटिक फील्ड हो। अब देखिए फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं, बाई कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑन द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व बाई द इलेक्ट्रॉन ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, थॉमसन वॉज एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ई बाई एम। तो जो इन्होंने ई बाई एम की वैल्यू कैलकुलेट की वो इतनी आई। हमने कहा ना कि हमें ना तो हमें चार्ज कितना है ये पता है, ना हमें ये पता है कि मास कितना है इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन ये पता चल गया कि दोनों का रेशियो क्या होगा, इतना रेशियो आ गया। तो ये था एक्सपेरिमेंट थॉमसन का, जिसमें कि इन्होंने पता लगा लिया कि चार्ज बाई मास रेशियो कितना होगा। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, और ये एक्सपेरिमेंट है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब मिल्टन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने पता लगाया कि यार जो थॉमसन ने ई बाई एम की वैल्यू दी है, उसमें ई यानी कि चार्ज कितना है। तो इनका देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है, मिल्टन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। तो हम पहले सीधे अपरेटस में देखते हैं। ये है भाई इनका सेटअप, ये इनका सेटअप है। तो आप देख सकते हैं इनका जो सेटअप है, इस सेटअप में ये एक चार्ज प्लेट है। इसमें इस चार्ज प्लेट में यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है। ठीक है भाई, ये देखिए यहाँ से कनेक्ट कर रखा है बैटरी से, प्लस माइनस। ठीक है भाई, अब किया क्या जा रहा है, ऑयल लिया गया है, ये रहा ऑयल, ये ऑयल है भाई। और ऑयल का एक तरह से, बेटा मेरी तो आवाज, अब यहाँ नेटवर्क की ही दिक्कत होगी, बाकी है ना। अब ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, है ना, रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा। बाकी ऐसा इधर से और कुछ तो नहीं है दिक्कत। ओजल खुशी, तुम लोग को आवाज ठीक से आ रही है? अच्छा यस सर। ठीक है, तो यहाँ नेटवर्क का ही थोड़ा सा इश्यू लग रहा है मुझे। हम्म तो हम कह रहे हैं कि एक ये जो सेटअप आप देख रहे हैं, इस सेटअप में एक ये कंटेनर है और इस कंटेनर में एक चैम्बर है, और चैम्बर में हमने दो प्लेट लगा रखी हैं। ठीक है भाई, अब ऊपर वाली जो प्लेट है उसमें होल है, यहाँ पे होल है छोटा सा, ये ठीक। और यहाँ हमने ऑयल ले रखा है और इसको स्प्रे कर रहे हैं। जैसे आपने कभी बाल वाल कटवाने गए हो, हेयर कटिंग के लिए जाते हो तो स्प्रे किया जाता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे ऑयल का स्प्रे किया जा रहा है। अब जब ऑयल स्प्रे करेंगे तो ऑयल के पार्टिकल्स इस तरीके से यहाँ आ जाएंगे, ये ऑयल पार्टिकल हैं, ये आ गए यहाँ। और ये जो ऑयल पार्टिकल हैं ये यहाँ से कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। ठीक है भाई, अब हमने क्या किया कि यहाँ एक एक्सरे सोर्स लगाया। तो यानी यहाँ से ये निकल रही हैं एक्सरे, और ये जो एक्सरे हैं ये करेंगी क्या, जो एयर है दोनों प्लेट के बीच में, जो एयर है, इस एयर को आयोनाइज कर देगी। तो आयोनाइज करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये एयर का पार्टिकल है, आयोनाइज कर दिया तो माइनस चार्ज उससे अलग हो गया और प्लस चार्ज अलग हो गया। जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन गैस रही हो, नाइट्रोजन गैस से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे तो नाइट्रोजन का एक हमारे पास कैटायन हो जाएगा और एक ये माइनस चार्ज उससे बाहर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब जब ऑयल ड्रॉपलेट नीचे आएगी, अब ऑयल ड्रॉपलेट कहाँ आ रही है, नीचे। जैसे मान लीजिए ये ऑयल ड्रॉपलेट है, ठीक। तो ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है, इस ऑयल ड्रॉपलेट में इलेक्ट्रॉन्स आकर के चिपक जाएंगे, इस ऑयल ड्रॉपलेट में इलेक्ट्रॉन्स आकर के चिपक गए, ये
3 4 5 कितने भी चिपक सकते हैं। तो अब ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है ये कैसी हो गई, चार्ज हो गई, है ना, चार्ज हो गई। अच्छा इधर देखने के लिए है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऑयल ड्रॉपलेट, बस केवल ऑयल ड्रॉपलेट दिखाई देगी, उस पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाई देंगे, है ना। ऐसा हमारे पास ऐसा कोई माइक्रोस्कोप अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ से हम केवल क्या देख सकते हैं कि यहाँ से हम केवल इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है इसको देख सकते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ऑयल ड्रॉपलेट नीचे जा रही है। अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा रेगुलेट करते हैं, किसको, इसको। जब हम इसको रेगुलेट करेंगे तो इस रेगुलेशन से अच्छा ये देखिए ऑयल ड्रॉपलेट नीचे क्यों जा रही है। तो आप कहोगे सर कोई भी चीज़ नीचे ही तो जाती है, क्योंकि नीचे क्यों जा रही है, तो आप कहोगे सर मैग्नेटिक फील्ड की, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ठीक है, हमें पता है कि यार हम स्प्रे करेंगे अगर ऑयल को तो ऑयल के ड्रॉप्स तो नीचे ही जाके बैठेंगी। और क्यों बैठेंगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है और ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है इसमें हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो अगर हम ये ऊपर पॉजिटिव चार्ज की प्लेट में पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा इंक्रीज करें, यानी वोल्टेज थोड़ा हाई करें, तो हाई वोल्टेज की वजह से हम ऐसा कर सकते हैं कि एक बैलेंस बना दें, एक ऐसा बैलेंस बना दें कि ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों फोर्स को हम इक्वल कर सकते हैं। और यहां से हम देख लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि भाई वो ड्रॉप, जो ऑयल ड्रॉप थी वो हवा में लटकी या नहीं लटकी, यहां से पता किया जा सकता है। तो अब जब ऐसा हो जाएगा तो हमने अभी क्या बोला आपसे, ये देखिए वही डायग्राम है, यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से हमने बना दिया है। तो यहाँ ये चार्ज पार्टिकल है और ये मेटल प्लेट है, पॉजिटिव इसमें चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। माइक्रोस्कोप है जहाँ से हम देखेंगे ये पार्टिकल को देखेंगे, और ये सोर्स है एक्सरे का, जिससे कि हम यहाँ की एयर को आयोनाइज करेंगे। तो अब हमने क्या बोला आपसे, हमने आपसे कहा कि भाई ये ड्रॉपलेट है और इसमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो भाई इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू होती है ये होती है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है तो हमें पता है कि m इंटू जी होती है। हमने क्योंकि बोला आपसे कि इन दोनों को बैलेंस किया हुआ है, तो बैलेंस किया है तो इसलिए हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं, और इक्वल करेंगे तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो मास है ये तो ऑयल ड्रॉपलेट का है, इसको हम पता कर सकते हैं। और ये जो जी की वैल्यू है ये तो फिक्स ही होती है, और जो हमने वोल्टेज दिया है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है ये हम पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी जो वैल्यूज हैं राइट हैंड साइड पे, उन सब को ही कैलकुलेट किया जा सकता है। और इनको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्यू आ जाता है। और क्यू क्या है, ऑयल पे कितना चार्ज है, और ऑयल पे चार्ज कितना होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि उस पर कितने इलेक्ट्रॉन चिपके हैं। तो आप कहेंगे सर अभी जो वैल्यू आई है वो तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन चिपके हैं, मान लीजिए कि इसमें हम कहते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन चिपक गए, ठीक, तो कुछ वैल्यू आ गई। मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन पे वैल्यू आती है 27 यूनिट, ठीक है। फिर हमने फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट किया तो उस बार मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन चिपक गए, ठीक है ना। तब हमने देखा कि वैल्यू आ रही है 45 यूनिट। फिर मान लीजिए कि किसी बार 6 इलेक्ट्रॉन इसमें चिपक गए, तो हमने देखा कि भाई अब वैल्यू आ रही है 54 यूनिट। तो अब देखिए, समझिए बात को, इन तीनों में कोई रिलेशन है क्या? अगर आप ध्यान से थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो रिलेशन है। क्या रिलेशन है? ये तीनों जो वैल्यू है ये 9 के मल्टीपल में है। ये तीनों जो वैल्यू है देखिए, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। तो भाई सारी जो वैल्यूज आ रही हैं ये किसके मल्टीपल में आ रही हैं? एक हमारे पास वैल्यू है जिसके मल्टीपल में ये सारी वैल्यूज आ रही हैं। तो यही कंक्लूजन था किसका? मिल्कन का। मिल्कन ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि हर बार जो चार्ज आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है,
क्योंकि हर बार जो ड्रॉपलेट होगी उसका मास भी अलग होगा, फिर उस पर जो चार्ज लगा हुआ है वो भी अलग रहेगा। अच्छा, जिस बार मास अलग रहेगा उस बार ई की वैल्यू भी अलग रहेगी। अब आप सोच रहे होगे कि सर अगर मास चेंज हो जाएगा तब तो फिर क्यू की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। नहीं नहीं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो उस हिसाब से चेंज होगा ना। ज़्यादा हैवी अगर पार्टिकल है, अगर एम की वैल्यू तुमने ज़्यादा कर दी तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुमको ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी तरीके से करके देखेंगे तो जो क्यू की वैल्यू आ रही है हर ड्रॉप के लिए लगभग लगभग अलग आएगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल 1000 ड्रॉप होंगी तो 1000 तरह की वैल्यू आएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, ये जो वैल्यूज इलेक्ट्रिक चार्ज की आएगी, हम इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई। और n यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, ये डिपेंड करता है कि ड्रॉप कितनी बड़ी थी। अगर ज्यादा बड़ी ड्रॉप रही होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन चिपक जाएंगे, और छोटी ड्रॉप रही होगी तो कम इलेक्ट्रॉन चिपकेंगे। लेकिन जितने भी चिपकेंगे जो वैल्यू आएगी वो मल्टीपल में आएगी। और इस तरीके से हमने जब पता करने की कोशिश की कि किस वैल्यू के मल्टीपल में वैल्यूज आ रही हैं, तो वो वैल्यू थी ये वाली। ये वो वैल्यू थी, क्योंकि चार्ज की हम बात कर रहे हैं तो चार्ज कूलम में होता है। तो भाई इतने कूलम चार्ज में 2, 3, 4, 5 मल्टीपल किया जाए उतने के इक्वल वैल्यू आ रही थी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है जिसको बड़ा आसानी से यहाँ पे आपने समझ लिया, आप सोच करके देखिए कि ये एक्सपेरिमेंट आपको नहीं पता कि क्या है, बस आपको ये कहा गया है कि कुछ ऐसा तरीका निकालो, कोई ऐसा तरीका निकालो कि मैं इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये पता लग जाए। इतना आपको बताया गया है कि ई बाई एम की वैल्यू हम आपको बता देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है ये पता करना है। तो जब आप बहुत शांत दिमाग से सोचेंगे कि भाई मतलब मिल्टन का दिमाग किस लेवल तक, मतलब डेप्थ में, गहराई में गया है इस कॉन्सेप्ट के, तब जाकर के उन्होंने इस तरीके का एक मतलब अपरेटस खोज निकाला कि भाई इस तरीके से कुछ सेटअप किया जाए। मतलब उनको ये पता था कि यार ई की वैल्यू डायरेक्ट तो नहीं मैं पता लगा सकता, ठीक है, हमारे पास आज भी ऐसा कोई मेथड नहीं हम ई की वैल्यू डायरेक्ट पता लगा लें। हम अभी भी अगर पता लगाना हो तो हम इनडायरेक्ट मेथड से ही लगाएंगे पता। तो भाई उसको ये बस करना था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे कुछ इक्वेशन बन जाए और उस इक्वेशन के एक तरफ ई रहे और दूसरी तरफ वो सारी चीजें रहें जिनको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जिनको कैलकुलेट किया जा सकता है वो हमने आपको बता ही दिया, जिनको कैलकुलेट किया जा सकता है वो मैंने आपको, एक मिनट, वो मैंने आपको बता ही दिया। तो अब थोड़ा सा इसका थ्योरी वाला पार्ट देख लेते हैं क्या है इसमें। मिल्टन डिवाइज्ड अ मेथड नोन एज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या है इसमें? इन दिस मेथड ऑयल ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द एटमाइजर। और जो स्प्रे हम कह रहे हैं, स्प्रे करने वाली जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या बोलते हैं? एटमाइजर बोलते हैं। बहुत छोटे पार्टिकल्स बनाता है। पर अलाउड टू एंटर थ्रू अ टाइनी होल इन द अपर प्लेट। हमने बताया था आपको कि ऊपर वाली जो प्लेट है उसमें होल है, ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडेंसर। और इसका नाम क्या है? जो ये अपरेटस है उस अपरेटस का नाम है इलेक्ट्रिकल कंडेंसर। द डाउनवर्ड मोशन ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स वॉज व्यू थ्रू द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप लगा हुआ है, वही आंख जहां पे मैंने बनाई थी, ये टेलीस्कोप है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? ड्रॉपलेट को देख सकते हैं विद अ माइक्रोमीटर आई पीस वहां लगा हुआ है। बाय मेजरिंग द रेट ऑफ फॉल ऑफ दीज ड्रॉपलेट, मिल्टन वॉज एबल टू मेजर द मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। तो भाई मास की बात, मास कैसे कैलकुलेट किया उसकी हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल फिजिक्स वाला पार्ट हो जाएगा। लेकिन मास हर ड्रॉपलेट का उन्होंने पता लगा लिया। फिर द एयर इनसाइड द चैम्बर वॉज आयोनाइज्ड बाई पासिंग अ बीम ऑफ एक्सरे थ्रू इट। तो मैंने जैसा बताया कि एक्सरे सोर्स से एक्सरे पास किया और जो अंदर का एयर था उसको आयोनाइज कर दिया। द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन दीज ऑयल ड्रॉपलेट्स वॉज एक्वायर्ड बाई द कोलिजन विद गैसियस आयंस। जो गैसियस आयंस थे उनके साथ कोलिजन हुआ, किसका? ऑयल ड्रॉपलेट का, और उसकी वजह से उस पर चार्ज आ गया। द फॉल ऑफ दीज चार्ज oil droplets can be retarded, accelerated or made stationary depending on the charge on the droplets and
पोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड टू द प्लेट। कहने का मतलब ये है कि हम अपने हिसाब से जो पोलैरिटी है, जैसे अगर हमने ऊपर क्या कर रखा है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने किया, नीचे नेगेटिव चार्ज किया, अगर हम इसकी पोलैरिटी चेंज कर देंगे, अगर हमने नीचे पॉजिटिव चार्ज कर दिया तो भी ये सिचुएशन बन जाएगी कि हम उस पार्टिकल को, ऊपर जो यहाँ ऑयल पार्टिकल है, उस ऑयल पार्टिकल को हम या तो बहुत आराम आराम से नीचे गिरने दें, ऐसा कर सकते हैं, नीचे पॉजिटिव चार्ज कर दिया, या अगर हम ऐसा कर दें कि भाई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया तो बिल्कुल ऊपर जाके चिपक ही जाएगा पार्टिकल, ऐसा ऊपर भी जाके चिपक सकता है जब हम ऊपर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो जो ये प्लेट हैं, इलेक्ट्रिकल प्लेट हैं, उनकी जो उसमें जो वोल्टेज है, वोल्टेज को कम ज़्यादा करके हम ऑयल ड्रॉपलेट को की जो स्पीड है नीचे गिरने की, उसको कम कर सकते हैं, उसको ज़्यादा कर सकते हैं, और उसको स्टेशनरी हवा में लटका सकते हैं। तो ये सब कुछ किस पर डिपेंड करता है? ये सब डिपेंड करता है कि पोलैरिटी को हम चेंज कर दें या फिर वोल्टेज को कम ज़्यादा कर दें। फिर उसके बाद by carefully measuring the effects of electrical field strength on the motion of oil droplet, Millikan concluded that the magnitude of electrical charge Q on the droplet is always an integral multiple of the electrical charge। जैसा कि मैंने ऊपर जो एग्जांपल दिया था उसमें 9 था और उसका इंटीग्रल मल्टीपल था, यानी कि एक बार वैल्यू कितनी आ रही थी, 27 आ रही थी, एक बार 54 आ रही थी, एक बार 45 आ रही थी। तो ये सारी जो वैल्यूज हैं ये क्या है, 9 की क्या है, मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल है। तो इसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन का जो ये वाला जो चार्ज का वैल्यू है, इसके मल्टीपल्स में ही वैल्यू आई थी, है ना। या तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से कर दो, कुछ भी, तो भाई ये वैल्यू आ गई। अब सीधी सी बात है, अगर आपको थॉमसन ने कुछ टाइम पहले थॉमसन ने ये वाली वैल्यू बता दी, थॉमसन ने चार्ज बाई मास की वैल्यू बता दी इतनी होती है, और आपने ई की वैल्यू बता दी, तो यार अगर ई बाई एम ये पता है, ये अगर पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है, और अगर ये पता है कि चार्ज की वैल्यू कितनी है, तो भाई मास की वैल्यू तो आ ही ना जाएगी, फिर तो बचा ही क्या। तो इस तरीके से ये मास कैलकुलेट किया गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा वेइंग मशीन नहीं है कि जिससे हम चलो भाई इलेक्ट्रॉन आओ खड़े हो जाओ यहाँ पे और देखें तुम्हारा कितना वेट कितना है। ऐसे थोड़ी, ऐसे कोई मशीन थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन को पहली बात तो आप एक इलेक्ट्रॉन सेपरेट कैसे करोगे, कोई ऐसा तरीका ही नहीं हमारे पास। तो उस एक इलेक्ट्रॉन को जिसको कि इम्पॉसिबल है कि हम अलग से सेपरेट कर सके, हम ऐसा एक कोई ट्यूब नहीं बना सकते कि हम कहते हैं कि सर आजकल हम एक नई ट्यूब लेके घूम रहे हैं और इस ट्यूब में एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा, बेचारा अकेले परेशान रहता है इस ट्यूब के अंदर। नहीं, ऐसी कोई ट्यूब ही नहीं बनाई जा सकती कि जिसमें आप एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो, उसको परेशान करके रख दो, है ना। तो ऐसा हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो यार जब हम एक इलेक्ट्रॉन को अलग कर ही नहीं सकते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन का फिर मास कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं? कोई डायरेक्ट मेथड नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से ही कर सकते हैं। तो ये हमने इस तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से पता कर लिया कि इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है। तो ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट बताया है इसमें जो ये मैथ, हाँ हाँ